Dear students, I am starting the third part of Nationalism in Europe. 2.3 A New Conservatism After 1815. So, first to understand the meaning of conservatism. You see here in new words, conservatism means a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. कंजर्वेटिज्म मीन्स होता है सिंपल वर्ड्स में द पॉलिटिकल फिलोसफी हु गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड दे डिड नॉट वांट अ क्विक चेंज, दे वांट द चेंजेस इन अ ग्रेजुअल मैनर. मीन्स वो चाहते हैं कि जो पुरानी संस्थाएं, पुरानी इंस्टीट्यूशंस, पुराने कस्टम्स जो बने हुए हैं, पुरानी परंपराएं चल रही हैं, वो चलती रहें, और यदि उनमें कोई चेंज लाना है तो वो धीरे धीरे लाया जाए, ना कि तुरंत एक बार में. तो एक नए तरीके की पुरानी सोच 1815 के बाद फिर से इमर्ज हुई यूरोप में. ये 1815 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. मीन्स 1815 में Napoleon was defeated by the different powers like Russia, Britain, Prussia. Okay, so Napoleon was a threat for all these countries, who was the leader of France. So all these powers made a confederation, made a group, and they collectively defeated the Napoleon in 1815 in the बैटल ऑफ वाटरलू. वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया था. वाटरलू बेल्जियम में है. तो जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो ये सारी पावर्स इकट्ठी हुई, इन्होंने एक मीटिंग की. ये देखिए लिखा हुआ है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना. वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया इन यूरोप, to draw up a settlement for Europe. Okay, so all these powers met in Vienna in 1815 to restore the situation which was before the Napoleonic rule. ठीक है, नेपोलियन के आने के पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, उसको रिस्टोर करने के लिए ये फिर से इकट्ठा हुए. तो नेपोलियन के आने के पहले क्या स्थिति थी? देयर वेयर सो मेनी मोनार्कीज वेयर रूलिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. सो इन वियना व्हेन दे मीट दे जस्ट वांटेड टू अनडू द थिंग्स विच वाज डन बाय द नेपोलियन. जो भी काम नेपोलियन ने 1804 से 1815 तक यूरोप में किए थे, वो सारे काम को वो कैंसिल करके, अनडू करके फिर से पुरानी कंडीशंस को लौटाना चाहती थी. इसमें मेन था जो मोनार्की सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में नेपोलियन ने हटा दिया था. कई सारे राजाओं को अपनी पावर छोड़नी पड़ी थी, जैसे बुरबॉन डायनेस्टी थी फ्रांस में, उन सबको क्या करना? रीस्टोर करना. इसके लिए मेनली ये इकट्ठा हुए थे. तो क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट वाज वियना कांग्रेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज वियना कांग्रेस एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस. ये क्लास वर्क में करेंगे आप. आंसर यहीं शुरू होगा इन 1815 से. ठीक है. द कांग्रेस, कांग्रेस मतलब होता है मीटिंग. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. इस मीटिंग की चेयरमैनशिप किसने की? ऑस्ट्रिया के चांसलर. चांसलर समझ लीजिए पीएम जैसा, वहाँ पर चांसलर की पोस्ट पीएम के इक्विवेलेंट होती है ऑस्ट्रिया में. ड्यूक मेटरनिक ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन इन यूरोप. द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic wars. जो मैंने अभी बताया आपको, undoing most of the changes. So उन्होंने 1815 में एक ट्रीटी की so that they can undo the changes which was brought by the Napoleonic wars in the European region. क्या पहला चेंज किया इनने?
The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under the Napoleonic rule. मीन्स फ्रांस में फिर से बुरबॉन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, एंड वाट एवर द रीजन्स, वाट एवर द अदर स्टेट्स विच वाज बॉर्न बाय द नेपोलियन, वो सारी फ्रांस से वापस ले ली गई, और फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट द फ्रांस could not extend its power, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Means फ्रांस अपना एक्सपांसन ना कर सके फ्यूचर में, वो अपनी बाउंड्रीज़ में ही रहे, तो कई सारी छोटी छोटी स्टेट्स वहाँ पर सेटअप कर दी गई फ्रांस की बाउंड्री में. फॉर एग्जांपल, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ, एंड जेनेवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन साउथ. Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. अब आप ये देखिए, फ्रांस के चारों ओर बाउंड्री की, फ्रांस की चारों बाउंड्री की तरफ छोटी छोटी स्टेट, नीदरलैंड की, जेनुआ, पीडमॉन्ट की, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सारे कंट्रीज़ ने मिल करके अपने अपने छोटे छोटे स्टेट्स मीन्स अपना अपना रूल फ्रांस की बाउंड्री में इस्टेब्लिश कर दिया, सो दैट फ्रांस कुड नॉट एक्सपांड हिज एरिया. बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड इन द ईस्ट. रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रशा वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. ये अपने काम का नहीं है, आपका आंसर का पार्ट यहाँ तक आएगा, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली तक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद आएगा यहाँ से, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. सो मेन वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, टू रिस्टोर द मोनार्की सिस्टम इन यूरोपियन कंट्रीज विच वाज ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन. ठीक है, एंड टू स्टॉप द एक्सपांसन ऑफ फ्रांस. तो आप आंसर यहाँ तक लिखेंगे, यूरोप तक. ठीक है, बीच में ये पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, इतना पोर्शन. अब ये जो 1815 में रूल इस्टेब्लिश हुआ कंजर्वेटिज्म का, पुरानी पावर्स का, पुराने रूल्स ट्रेडिशंस का, उनकी खासियत थी. क्या थी उनकी खासियत, क्या फीचर्स थी? They did not tolerate any criticism, dissent, and they always curbed the activities which questioned them. Okay, they imposed a censorship law to control the newspapers, books, plays, and songs. So, whatever was said against all these regimes, all these old monarchies, they just wanted to control all these things, and they did not want any criticism of them. So, उन्होंने censorship impose कर दी. censorship मतलब बैन करना मीडिया को. ठीक है, तो किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं था. दे जस्ट वांटेड टू हैव देयर फुल कंट्रोल ऑन देयर पावर्स. अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस सो मैनी रिवोल्यूशनरीज, ये जो 2.4 का टॉपिक आया, द रिवोल्यूशनरीज. अब जब 1815 में ये पुराने मोनार्कीज इस्टेब्लिश हो गई, तो ऑल द रिवोल्यूशनरीज मीन्स जो क्रांतिकारी थे, वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गए. मीन्स जो लिबरल्स, जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, लिबरल्स जो थे आपके न्यू मिडिल क्लास, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, वो सब अंडरग्राउंड हो गए. रिवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हो गए. क्यों? क्योंकि अब यदि कोई आवाज़ उठाता तो उसको दबा दिया जाता. तो 1815 से जो मोनार्की को हटाने की जो आवाज़ें थी वो दबाई जाने लगी. बट इन बिटवीन वन वेरी फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी, उनका नाम था गिस्पी मैजिनी. ये फ़ोटो बनी हुई उनकी, गिस्पी मैजिनी. वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिस्पी मैजिनी, born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. ये एक शॉर्ट नोट पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ मैजनी के ऊपर, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. मैजनी वाज अ फेमस रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली. ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, ही वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी हु वाज बॉर्न इन 1807
and became the member of Carbonari institution. Carbonari बहुत फेमस संस्था इटली की अभी भी है. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831. Exile means उनको बाहर कर दिया गया ताकि वो कोई रिवोल्यूशन ना कर सकें. For attempting a revolution in Nigeria, he subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseille, and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nations. अब आप समझिए, जो गुस्पे मैजनी रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे. ही वॉज अ वेरी यंग एनर्जेटिक पर्सन. ही वांटेड टू हैव अ सिंगल यूनिटी ऑफ इटली. इन दैट टाइम इटली वॉज अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनार्की इन द सिंगल कंट्री. मीन्स इटली के अंदर ही अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट मोनार्की सिस्टम, डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट कंट्रीज़ रूल कर रही थी. तो इटली को यूनिफाइड करने के लिए मैज़नी ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किए. फर्स्ट वन वाज यंग इटली, ये इटली के लोगों के लिए था, और दूसरा था यंग यूरोप, ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए था. तो यंग इटली में कौन मेंबर बना? द यूथ ऑफ द इटली. और यंग यूरोप में डिफरेंट पीपल ऑफ द डिफरेंट यंग पीपल ऑफ द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ बिकेम द मेंबर्स. तो ये यंग इटली और यंग यूरोप बनाने का उसका मकसद क्या था? ताकि यूथ आगे आकर कर जो मोनार्की सिस्टम 1815 में वियना कांग्रेस में इस्टेब्लिश हो गए हैं, जो फिर से राजा गद्दी पर आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, उनको हटाना. ठीक है, वो खासकर अपनी कंट्री इटली के लिए ऐसा करना चाहता था. उसका मानना था, मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. ही सेड दैट गॉड हैड मेड ईच कंट्री independent, each country liberal, so no one can rule upon the different people. So for Italy, he said that Italy cannot be ruled by small states and kingdoms. It had to be a single unified republican within a wider alliance of nations. Means इटली में जो छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे जो स्टेट्स बने हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके क्या बनाना है? हमको एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग नेशन इटली बनाना है. जैसे आज हमारी कंट्री इतने सारे स्टेट्स हैं, उसके बाद भी स्टेट अलग अलग होने के बाद भी हमारी ये कंट्री यूनाइट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बनी हुई है इंडिया. ठीक है, तो फर्स्ट मैन वर्क स्टार्ट किया गैस्पी मैजनी ने रिवोल्यूशनरीज़ को इकट्ठा करने के लिए, यूथ को इकट्ठा करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 to 1848. अब आप देखिए, 1815 से 1830 तक तो पूरे यूरोप में ये ओल्ड पावर्स, बूरबॉन डायनेस्टी और अदर मोनार्कीज रूल कर रही थी. 15 ईयर्स तक तो लोग बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं कर पाए. बट ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज मोनार्कीज. जस्ट वी saw the example of Giuseppe Mazzini. So what I told you earlier, these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle classes elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. Now, again the age of revolution started. Means फिर से क्रांतियों का दौर शुरू हुआ, फिर से क्रांतिकारी सामने आने लगे. और इस पूरे 18 साल के पीरियड में न्यू मिडिल क्लास, जिसमें स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास, प्रोफेसर शामिल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास शामिल था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. इन लोगों ने लीड किया पूरे रिवोल्यूशंस को. फिर से क्रांति इन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट की, सो दैट दे कैन ओवरथ्रो द मोनार्की सिस्टम अगेन. सो फर्स्ट थिंग हैपेंड अगेन इन फ्रांस इन जुलाई 1830. फिर से पहली बार फ्रांस में क्रांति हुई, और यूरोप में क्रांति शुरुआत फ्रांस से हुई. ये क्लास 9th में पढ़ा है आपने. 1789
में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही पूरे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। सो क्या काम किया इस क्रांति में? द बुरबॉन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. Again, in 1830, the Bourbon dynasty of France was overthrown. By whom? By the liberal revolutionaries, by the new middle class people, teachers, professors ने क्रांति करी, ठीक है। और लुई फिलिप को अब अपने लीडर उन्होंने बनाया। पहले आपको याद होगा रॉबिस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर बना था 1789 के समय। अब फिर से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स द कंट्री विच है मोनार्की सिस्टम आल्सो बट दे आर कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, मोनार्की भी रहेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम को कंट्रोल करेगा। राजा के पास, मोनार्की के पास सारी एब्सोल्यूट पावर नहीं होंगी। जैसे ब्रिटेन अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंट्री है, पीएम तो है लेकिन वहाँ पर क्वीन भी है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंट्रीज इन यूरोप। स्वीडन है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंट्री हैं। और हमारी कंट्री कैसी है? रिपब्लिकन कंट्री है, जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल करता है, कोई राजा या रानी रूल नहीं करता है। तो 1830 में बुरबॉन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन। This had made a lot of impact in other European countries. जैसे ही फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई वैसे ही इसका इम्पैक्ट अदर यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़ा एंड द पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ विच वेयर अंडर द मोनार्की रूल दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर किंग्स। इसी को लेकर एक बहुत फेमस कोटेशन कहा गया है, When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. देखिए मेटरनिक जो मैंने बताया अभी, वो वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूरिंग द वियना कांग्रेस इन 1815, वी जस्ट रीड इट अर्लियर। उसने क्या कहा? When France sneezes, the rest of Europe catches cold. मीन्स जब फ्रांस को स्नीज आती है, छींक आती है, तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन 1 मार्क का भी आता है और 3 मार्क को भी एक्सपांड करने को आता है कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। मीन्स फ्रांस में जब क्रांति की शुरुआत होती है तो पूरा यूरोप इसकी जकड़ में आ जाता है। मीन्स पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रांतियों की शुरुआत हो जाती है, जैसा कि पहले 1789 में हो चुका था, अब फिर से 1830 में हो रहा था कि वैन द revolution was started in France. Now all other European countries will follow the France and the revolution will start in other European countries. ये लिखा हुआ देखिए, the July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. तुरंत इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पे? बेल्जियम में, जो किसके? नीदरलैंड के अंडर में था। वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई फ्रांस के बाद। तीसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? ग्रीस में। ये देखिए लिखा हुआ है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक एक और यूरोपियन कंट्री, वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर की शुरुआत हो गई। क्यों हुई? ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, ध्यान रखिएगा आप, ऑटोमन एम्पायर एक एम्पायर का नाम था, एक डायनेस्टी का नाम था जो टर्की की थी, और ये इस्लामिक रूलर थे। एंड ग्रीस वाज अ कंट्री ऑफ क्रिश्चियन पीपल, सो ग्रीस वाज अंडर द टर्की, अंडर द इस्लामिक रूल। कब से? 15th सेंचुरी से। सो they wanted to have the freedom. Greece wanted to have the freedom from the Ottoman Turkey Empire. When they saw the France and other countries started to revolt against their monarchy system, Greece also inspired from these events. The growth of revolutionary nationalism in Europe is part of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821.
ग्रीक कंट्री में भी 1821 में रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स living in exile and also from many Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support the struggle against a Muslim empire. ठीक है, अब समझिए इस बात को कि Greece was under the Islamic rule from 15th century. They wanted to get the freedom from this Ottoman Empire. They started their revolution in 1821. They got the support from the other Greece people who were living in the other European countries, because Greece has a very vast glorified history of their culture. ग्रीस का कल्चर बड़ा फेमस रहा है, वहाँ पर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ग्रीस के पोएट्स, आर्टिस्ट बहुत फेमस रहे हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये 11-12 की हिस्ट्री में दिया हुआ है। तो जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही ग्रीस का कल्चर भी पूरे यूरोपियंस के लिए एक रोल मॉडल था। बट ग्रीस केम अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन 15th सेंचुरी। तो ग्रीस हैड लॉस्ट देयर ओन आइडेंटिटी। नाउ द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप स्टार्टेड टू मोबिलाइज द पीपल अगेंस्ट दिस मुस्लिम एम्पायर to get the freedom. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, यहाँ से अपने आंसर का पार्ट खत्म होगा। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई, एक संधि हुई ऑटोमन एम्पायर टर्की के बीच में, ग्रीस के बीच में, जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। सोचिए आप, 1821 से स्ट्रगल शुरू की और 1832 में उसको इंडिपेंडेंस मिली 11 साल के बाद, व्हेन ही गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन देयर एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 to 1848। We just seen the revolutions in France, in Belgium and in Greece and other countries also were there, जहाँ पर क्रांतियों की शुरुआत हुई थी और उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। तो ये ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये क्लास वर्क में करेंगे आप। ये आप 1 मार्क का क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हु सेड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? तो हु सेड इट? मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ये क्लास वर्क में करेंगे आप। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।